थैंक यू। Good evening, गुड इवनिंग students. स्टूडेंट्स। Sorry for delay. सॉरी फॉर डिले। Uh, मैं देखना मैं चाहूँगा कि देखना अभी चाहूँगा कि हमारी यहाँ अभी लाइव हमारी क्लास यहाँ में लाइव कौन-कौन क्लास में मौजूद कौन कौन हैं मौजूद हैं। और और हमारी लाइव क्लास हमारी में लाइव बहुत क्लास सारे में बच्चे बहुत मौजूद सारे हैं। बच्चे मौजूद ऑलमोस्ट हैं। 45 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स 45 यहाँ पर हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। बहुत अच्छे। बहुत और अच्छे। और मैं आप मैं सबसे आप सबसे मैं आप सबसे मैं आप सबसे मैं आप सबसे मैं यहाँ आप पर सबसे यहाँ पर पहले तो पहले तो ये बता दूं कि ये आज की बता जो दूं कि क्लास है आज ये की जो बहुत ही क्लास है ये महत्वपूर्ण बहुत ही होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली इम्पोर्टेंट है। क्लास है आप इम्पोर्टेंट सभी क्लास के है लिए। आप सभी के लिए। और आज और की क्लास आज की में क्लास में हमने जो हमने जो क्लायोज देखे हैं क्लायोज हम देखे हैं उनकी बात हम कर उनकी लेते बात हैं। कर लेते हैं। सर जस्ट एक बार ओबीएस पे आपको अपना डेस्कटॉप ऑडियो बंद करना होगा ओके मैम, ओके। ओके मैम, ओके। एंड ओबीएस में विंडो कैप्चर में सर स्लाइड शो सिलेक्ट करना होगा ओके 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 ऑल ओके टैब से सर। ओके ओके। या स्क्रीन इज कमिंग ब्लैक सर। ओके। Yes, students. यस स्टूडेंट्स, I think आई थिंक तो हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स।
सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आप सभी को कि आज की जो क्लास है वो 6 बजे स्टार्ट होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ठीक 6 बजे जो क्लास है वो स्टार्ट नहीं हो पाई। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और ज़रा पहले देख लेते हैं कि हमारे जो क्लास है उसमें कितने जो स्टूडेंट हैं आज प्रेजेंट हैं। मुझे यहाँ पर अभी 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी संख्या है, लेकिन होप कि आप इस संख्या को थोड़ा सा और बढ़ाएं। और जो आपके साथी अभी क्लास में नहीं हैं आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास जो है वो आपकी लाइव हो चुकी है। चलिए तो जानने का प्रयास करते हैं कि जो ग्रेविटेशन है वो क्या होता है, और ग्रेविटेशन के बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ जो है वो पढ़ा है, देखा है। आपने देखा है कि ग्रेविटेशन जो है वो किस तरीके से जो हमारे अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। 1 मिनट रुकेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ग्रेविटेशन। देखिए सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है। देखिए इस अर्थ पे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में क्या है कि हर एक बॉडी, हर एक सेलेस्टियल बॉडी, अंतरिक्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो ग्रह हैं, चाहे वो उपग्रह हैं, सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अर्थात सभी एक दूसरे पर एक बल लगा रहे हैं। वह जो बल है उसको क्या कहते हैं हम? उस बल को कहते हैं ग्रेविटेशन, अर्थात गुरुत्वाकर्षण। और हमने इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत कुछ पहले ही जान लिया है। चलिए आगे हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो हमने प्लायोज देखे हैं, आपको याद होगा कि आपने वहां पर 3 प्लायोज जो है वो देखे, प्लायोज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों ही प्लायोज में जो मटेरियल है, होप कि वो आपको पसंद आया होगा, आपने उससे जरूर लाभ उठाया होगा। चलिए उस प्लायो की हम बात कर लेते हैं, पहले की, दूसरे की और तीसरे की, तीनों की आज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। उस प्लायो के अंदर हमने देखा कि कुछ प्रश्न जो हैं वो आप लोगों के लिए दिए गए थे, और वहाँ उन प्रश्नों में आपकी कुछ समस्याएं रह गई हैं। कुछ बच्चों ने तो वहाँ पर बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया है और सटीक रिप्लाई दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन कुछ बच्चों से वहाँ पर छोटी छोटी गलतियां हो गई हैं। कोई बात नहीं, आज हम उन्हीं गलतियों को दुरुस्त करेंगे और उन्हीं प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानने का प्रयत्न करते हैं। और जिन बच्चों से गलतियां हो गई हैं वो भी सीखने का प्रयत्न करेंगे, और जिन बच्चों के पास सही जवाब था, उन्होंने सही जवाब दिया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। चलिए तो हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से थे। देखिए यहाँ पर आपके सामने, देखिए यहाँ पर आपके सामने जो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ प्रश्नों में से जो हमारे पास वहाँ पर प्रश्न थे, उनमें से यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है ना। चलिए देख लेते हैं कि वह प्रश्न हमारे पास कौन सा है। सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित वस्तुओं में से किस जोड़े में सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल है। यह हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है। चलिए तो जान लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो प्रश्न है वह कौन सा है।
आइए तो जान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है उसका सही जवाब क्या है। हाँ जी मैम। तो क्या फोन को बंद करूं? फोन का वॉल्यूम तो बंद ही कर रखा है हमने। हो सकता है। एक कहाँ पर मैम? दिखाई नहीं दे रहा मुझे। प्रीव्यू जो होता है यूट्यूब स्ट्रीमिंग वाला जो पेज है उसमें प्रीव्यू है ना, लेफ्ट साइड बॉक्स दिखता है ना जिसमें प्रीव्यू आप वीडियो में कैसे दिख रहे हैं वैसा दिखता है। OBS पे लेफ्ट यूट्यूब स्ट्रीमिंग। हाँ जी। प्रीव्यू है। हाँ, प्रीव्यू में ऑडियो वाला ऑप्शन है ना सर, माइक वाला ऑडियो वाला तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा मैम इसमें फिलहाल तो। सर जैसे प्रीव्यू में नीचे एक ऑडियो वाला जो होता है सर, जहाँ प्रीव्यू हो रही है ना स्क्रीन जहाँ पे आप दिख रहे हो। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो बंद है मैम, वो वाला माइक तो म्यूट है। बंद है ना? म्यूट है। हाँ जी। एक बार OBS पे चेक कर लीजिए, आपका डेस्कटॉप और दो होता है ना, माइक और डेस्कटॉप, आपका कोई एक उससे बंद करके चेक कर लीजिए, बिकॉज उससे तेज आवाज आ रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है आप बोल रहे हो फिर एक और बार रिपीट हो रहा है सर। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम इनपुट में अगर ऑडियो वाले में जा रहे हैं तो ऑडियो में मेरे OBS में एक बार पास चेक कर लीजिए सर, OBS में चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे म्यूट है तो फिर OBS में है सर, OBS में डबल ऑडियो होगा। चलिए अभी देखते हैं मैम, अभी बताइए चेक करके, है ना मैम? फिर से आपको कंफर्म करते हैं, बल्कि चलो वाले कमेंट सेक्शन से कंफर्म कर देते हैं, ठीक है मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओके आप मैसेज छोड़ना। यस स्टूडेंट, तो यस स्टूडेंट, तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम जो हमारा पहला क्वेश्चन था प्लायो का, और वो क्वेश्चन था हमारे पास कि निम्नलिखित वस्तुओं में से किस जोड़े के बीच सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला एक ऑप्शन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है 5 kg उसका मास है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 kg, है ना। 2 ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ठीक है। तो और इसी तरीके से एक बी ऑप्शन भी दिया हुआ है, सी ऑप्शन भी दिया हुआ है और डी ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें ये ढूंढ के बताना था, निकाल के बताना था कि इन ऑब्जेक्ट्स में से सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका है। देखिए इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है,
है? गुरुत्वाकर्षण होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट उसमें चाहिए होता है हमें, और उसका सूत्र क्या होता है? देखिए चलो पहले हम सूत्र देख लेते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए F बराबर होता है, F बराबर जी मतलब जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो गुरुत्वाकर्षण जो हमारे पास स्थिरांक होता है वो, और गुणा में m1 का मतलब है कि पहली जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है वो, और गुणा में m2 जो दूसरी वस्तु है उसका द्रव्यमान है वो कितना है ना, और टोटल के बटे में हमारे पास आ जाता है r का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, उन दोनों वस्तुओं के बीच में कितनी दूरी है। चलिए तो हम क्या करेंगे, हमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें जो पहली वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है अर्थात m1 है वो कितना है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 5 किलोग्राम है ना, और जो दूसरी वस्तु है वो दूसरे किनारे पर दिखाई गई है और उसका जो द्रव्यमान है वह कितना है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे उसका जो द्रव्यमान है वो 4 kg है अर्थात 4 किलोग्राम है। दूरी कितनी है? 2 मीटर है ना। चलिए दूरी है, हम दूरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि दूरी 2 किलोमीटर है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें जो एक मिनट रुकेंगे, आप इस फॉर्मूले को लगाइए और इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, है ना। क्या क्या वैल्यू आपको पुट करनी है आपको पता है ना। देखिए आप यहाँ पे निकाल के मुझे जल्दी से बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलिए जी की वैल्यू रखिए, आपको बता दी गई है, और m1 की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे 5 किलोग्राम, m2 की वैल्यू पुट करिए 4 किलोग्राम, r की जगह वैल्यू पुट कीजिए 2 मीटर, और इसका आंसर निकाल के बताइए कि इसमें कितना जो बल है इन दोनों वस्तुओं के बीच में लग रहा है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर जल्दी से अपना आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में सोल्व कीजिए, जल्दी से बताइए कितना आएगा, जल्दी शाबाश। देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। वो भी नहीं होता मैम। हाँ वो म्यूट कर रखा है मैम। एक बार ओबीएस पे सब चेक कर लीजिए, ओबीएस पे माइक और एक माइक दोनों होता है, एक बार चेक कर लीजिए, आपको मैसेज में एक बार यस कम्युनिकेट कर देते हैं। ओके अगर किसी बच्चे ने निकाला है तो जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या आंसर है। यस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि क्या जवाब आएगा इसका। यस देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। जल्दी बताइएगा। चलिए मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा जब हमें इसमें वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर m की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 5 kg और m2 की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 4 kg और r की जगह पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं 2 मीटर, तो हमारे पास इसका जो जवाब आएगा, फोर्स आएगा, वो आएगा 26.68 इंटू 10⁻⁻11 इतना आएगा, ये वाला आएगा 10⁻⁻11 क्योंकि फोर्स है तो हम इसको न्यूटन से एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारा कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 26.68 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, है ना। चलिए अब हम दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन था उसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे। आपको पता चला होगा कि कैसे
वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास M1 है वह कितना है, M1 यहाँ पर हमारे पास है 2 किलो, है ना, M1 जो है 2 किलोग्राम। और M2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर कितनी है, वो है हमारे पास, देख सकते हैं हम यहाँ पर M2 की वैल्यू भी 2 किलोग्राम है ना। और दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो भी हमारे पास कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करते हैं और फिर हम यहाँ पे दूसरे सिचुएशन के लिए अर्थात बी ऑप्शन के लिए फोर्स निकालते हैं। तो पता है कितना आएगा, वो आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, 10⁻11 ये आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू 10⁻11 न्यूटन। ठीक है, 11 है यहाँ पे, तो 10⁻11 न्यूटन ये आएगा हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर दूसरे वाले का। तीसरे वाले ऑप्शन में हम फिर लगाते हैं। यहाँ पे हमें वैसे देखने से भी पता चल रहा है कि ये वाला जो मास है, पहले ऑब्जेक्ट का जो मास है अर्थात पहली वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास 5 kg है और जो दूसरी वस्तु है वो हमारे पास 4 kg की है ना। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू है फिर से इस वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास इसके अंदर फिर से वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे, M की, M2 की, दोनों की वैल्यू रखी और R यहाँ पे 1 मीटर है ना, R यहाँ पर 1 मीटर है। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके जब इस तीसरी स्थिति के लिए जब हम यहाँ पर हम अपना उत्तर निकालते हैं तो पता है कितना हमें यहाँ पर उत्तर मिलता है, हमें यहाँ पे उत्तर मिलता है 133.4 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, 10⁻⁻11 न्यूटन। ये हमारे पास यहाँ पर इसका जवाब आने वाला है। ठीक है, और चौथे में जब हम इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो चौथे के अंदर जो हमारे पास चौथे का जो आंसर आता है वो हमारे पास आएगा, क्योंकि पहले ये बी वाली सिचुएशन और ये डी वाली सिचुएशन दोनों सेम ही है, देख सकते हो आप। इसमें जो M1 है वो 2 है और दूसरी वाली सिचुएशन में भी 2 था, और जो यहाँ पर बी वाली सिचुएशन है उसमें दूसरे वस्तु का जो द्रव्यमान है वो भी 2 है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में भी दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg ही है और दोनों में दूरी भी बराबर है। तो जितना हमारा दूसरे में आंसर आया था लगभग वही इसका आंसर आएगा, अर्थात 6.67 वही आएगा हमारे पास, 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन, 10⁻⁻11 न्यूटन ये आएगा। तो हमारे पास हमने देखा कि चारों जो वस्तुएं हैं हमने उनका द्रव्यमान निकाला और चारों वस्तुओं का द्रव्यमान जब निकाला तो द्रव्यमान नहीं, बल निकाला, गुरुत्वाकर्षण बल निकाला। तो हमने पाया कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है और दूरी कम है जिन वस्तुओं के बीच में, उसका बल ज्यादा है, उन दोनों वस्तुओं के बीच में ज्यादा बल लग रहा है। अर्थात ये जो हमारा आंसर है F बराबर 133.4 गुणा 10 की ताकत -11 न्यूटन, ये जवाब सही है, ये सबसे ज्यादा है। यह बल जो लग रहा है ये सबसे ज्यादा लग रहा है। और ये कौन सी स्थिति में लग रहा है, ये लग रहा है C स्थिति में, है ना, इस स्थिति में, है ना। और अगर हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता है तो हम वैसे देखकर भी बता सकते हैं, बिना निकाले भी। कैसे बताएंगे, हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो वस्तु है ना, देख सकते हैं हम यहाँ पर जो वस्तु है ना, 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान किसका ज्यादा है। द्रव्यमान हमने देख लिया है, द्रव्यमान देखने के बाद हम वहाँ पर दूरी देख लेंगे कि दूरी जिसमें कम है, दोनों वस्तुओं की दूरी जिसमें कम है वो हम कह देंगे कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हमारे पास जो है क्या आ चुका है, यहाँ पर हमारे पास इस प्रश्न का जवाब आ चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप बता सकते हो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, है ना। ठीक है, चलो अब मुझे आशा कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हमें ये कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, सही जवाब आपको मिला। अभी हम चल रहे दूसरे प्रश्न पर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न आ चुका है। दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच बल कार्य करेगा। 2 पिंडों के बीच बल कार्य करेगा। वो 2 पिंड कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए आपको चित्र में दिखा रखे हैं। एक जो हमारे पास यहाँ पर पिंड है वो देखिए,
ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारे पास एक पिंड है ये वाला और दूसरा पिंड है ये। चलो हम इनको नाम दे देते हैं। यहाँ पर एक पिंड हमारे पास है ए और दूसरा पिंड जो हमारे पास है बी। ये दो पिंड है यहाँ पर हमारे पास, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r, है ना। इसका पहले पिंड का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m1, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है, m2, है ना। तो हमारे पास प्रश्न क्या है, हमारे पास प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, ये देखिए सार्वत्रिक नियम के अनुसार अर्थात यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार दो पिंडों के बीच में जो बल कार्य करता है वो क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, है ना, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं पहले। उनके द्रव्यमान मतलब m1 और m2। तो जो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, F लग रहा है, वो क्या है, पहले ऑप्शन के अनुसार वो अनुक्रमानुपाती है किसके, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के। उनका द्रव्यमान क्या है यहाँ पर, m1 उसका द्रव्यमान है पहले ऑब्जेक्ट का, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो पिंड है उसका द्रव्यमान है m2, है ना। तो इन दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती कह सकते हैं या अनुक्रमानुपाती कहते हैं, वो होता है ना। तो ये पहले वाला ऑप्शन तो सही है। अब दूसरे पे आते हैं। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि जो f है ना वो व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का निशान लगाएंगे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है बटे में, और वो किसके है, दूरी के वर्ग के। दूरी क्या थी, दूरी हमारे पास थी r, तो r के वर्ग के, r का वर्ग हम कर देंगे, ये हमारे पास r का वर्ग हो गया है। तो ये भी सही है। हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो दोनों ऑप्शन सही है ना। और सी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। और डी जो ऑप्शन था कोई नहीं तो गलत हो गया, है ना। तो पहला भी ऑप्शन सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है और तीसरा भी सही है, पर हमें बताना तो एक ही है ना। तो चलिए हम बता देते हैं कि सी वाला ऑप्शन सही है ना, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही है ना। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। किस पर सबसे अधिक बल लगेगा, क्या क्या दिया हुआ है। एक तो क्रिकेट की बॉल दी हुई है ना, क्रिकेट की बॉल दिखाई दे रहा है आपको। क्रिकेट की बॉल कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर ये क्रिकेट की बॉल है, ठीक है। ये देखिए, और एक बैट दिया हुआ है, क्रिकेट का बल्ला, है ना। तो क्रिकेट की गेंद पर ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा या क्रिकेट के बल्ले पे ज्यादा लगेगा या दोनों में समान लगेगा, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे उत्तर है। और चौथा उत्तर जो दिया हुआ है वो है कोई नहीं। तो हमें तो ये बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा ना वो किस पे ज्यादा लगेगा। और अभी हमने पढ़ा था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे थे ना अभी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 गुणा m2, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास देखो अलग अलग दे दिया है, तो m2 तो है नहीं, दो वस्तुओं में एक साथ कंपैरिजन नहीं करवाया है। तो इस वस्तु को तो हम हटा दें, m2 को तो हम हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कि जो बल है अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1। अगर हम m2 को एक मान लें, m2 वहाँ है ही नहीं, या तो बैट है या बॉल है, एक ही है ना। तो हम यहाँ पर एक ही को लेते हैं, और हमने यहाँ पे एक को लिया बैट को, है ना। पहला जो ऑप्शन हमारे पास गेंद है, चलो हम गेंद को ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास m1 जो है वो क्या है, इस बॉल का द्रव्यमान है। तो वो क्या रहेगा, बल के समानुपाती रहेगा जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा, अर्थात इसको
वो m को बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, m को घटाएंगे तो बल घटेगा, है ना। और बल घटेगा कब? जब द्रव्यमान घटेगा। तो द्रव्यमान अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बैट है उसका द्रव्यमान ज्यादा है या बॉल का द्रव्यमान ज्यादा है। चलिए मुझे चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है, बैट का या बॉल का। जल्दी बताइए, चलिए जल्दी से बताइए किसका ज्यादा है, बैट का ज्यादा है कि बॉल का ज्यादा है। जल्दी बताइए किसका द्रव्यमान ज्यादा है। जल्दी बताइए किसका द्रव्यमान ज्यादा है, बैट का या बॉल का। यस, जल्दी से जल्दी बताइए। आपके जो उत्तर है मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जल्दी से बताइए आप अपना जवाब जल्दी से दीजिए। शाबाश, हाँ, इंतजार कर रहा हूँ मैं आपके जवाब का। आप जल्दी से जवाब दीजिए। यस, चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो बल्ले का ज्यादा है। तो आप यहाँ पे जो जवाब है वो दे सकते हैं कि किसका जवाब ज्यादा है यहाँ पर, मतलब किसका द्रव्यमान ज्यादा है। वो आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो बैट का ज्यादा है। ठीक है, तो बैट का द्रव्यमान जो है यहाँ पर ज्यादा है। तो आप बताइए मुझे कि बैट का द्रव्यमान ज्यादा है तो किस पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। जल्दी बताइएगा, जल्दी चैट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए। जी, हाँ जी मैम, हटा रखा है मैम मैंने। जो हेडफोन है ना उसको हटा दिया अभी भी। ओके मैम। ओके। जल्दी से जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतजार है। जल्दी से बताइएगा। क्या मेरी आवाज़ अभी तक आ रही है? यस, आवाज़ आ रही है। और हम इस प्रश्न पे बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा प्रश्न है इसका सही जवाब क्या रहेगा। चलिए बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या रहेगा। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा। यस, आप लोगों ने अगर इसका जवाब निकाला है कि इसका सही जवाब क्या है तो हम बता सकते हैं कि क्योंकि बैट का जो द्रव्यमान है ना, बैट का जो भार हम ये भी कह सकते हैं, है ना। तो इस बैट का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है और बैट भारी होता है और बॉल हल्की होती है ना। तो बैट का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो जो जब अर्थ हम लेंगे, पृथ्वी जो होगी, पृथ्वी के ऊपर ये हमारी अर्थ हो गई है, तो पृथ्वी सबसे ज़्यादा बल किस पे लगाएगी? बैट पे ज़्यादा बल लगाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा ना, F जो होगा वो किस पे ज़्यादा होगा? वो बैट पे ज़्यादा होगा। तो एक तो बैट पे यहाँ पर F लग रहा है, बल लग रहा है। बैट के लिए मैंने लिख दिया है बैट का बी पे फोर्स लग रहा है, ये वाला है ना, एफ बी जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर। और एक हमारे पास जो बल है ना वो यहाँ गेंद पे भी लग रहा है। गेंद भी तो नीचे की तरफ गिरेगी ना पृथ्वी पर, तो वहाँ पे भी बल लगेगा। और वो हमने मान लिया कि वो जो है ना एफ जी लग रहा है, एफ जी गेंद पर लगने वाला बल।
तो कौन सा ज़्यादा है? बैट वाला बल ज़्यादा है किससे? गेंद वाले बल से। ठीक है, दोनों पे बराबर नहीं होगा क्योंकि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसके ऊपर बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने दूसरे अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये है हमारे पास अगला प्रश्न। मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाता है ना। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाता है। हमने पढ़ा अभी कि जो पृथ्वी है वो चाहे जितनी भी चीजें हैं उन सब पे अपने अपने केंद्र की ओर एक बल लगाती है, उन्हें खींचती है, जिसको गुरुत्व बल कहते हैं, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल से मून, जैसे मून है या कोई पत्थर है आपने जो धागे से बांधा हुआ है और उसको आप ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, ऐसे घुमाते हैं ना पत्थर को बांध के या बॉल को बांध के रस्सी से या धागे से, और फिर हम अपने सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे घुमाते हैं, कुछ ऐसे ही समझो इसको, है ना। तो पृथ्वी जो है वो चंद्रमा को अपने बल से खींच रही है, जिसकी वजह से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ऐसे गोलाकार, हम कह सकते हैं, ये देखिए ऐसे गोलाकार रास्ते पर चलता रहता है, अर्थात घूमता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार रास्ते पर घूमता रहता है, हमने पढ़ा है ना। परंतु यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से शून्य हो जाए, अर्थात इस मून को, इस चंद्रमा को जो बल गोलाकार रास्ते पर चला रहा था वो बल कौन सा था? वो था गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर दिया जीरो। तो क्या हुआ, जब हम उसको जीरो कर देंगे तो ये जो चंद्रमा है यार यहाँ पे या यहाँ पे जो भी वस्तु है, ये जो वस्तु दिखा रखी चंद्रमा, ये क्या होगा, ये एक निश्चित दिशा में, जहां पर इसको छोड़ा जाएगा, अर्थात जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाएगा वो उसी दिशा में चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी उस पर बल नहीं लगाएगी। पृथ्वी बल नहीं लगाएगी तो वो गोलीय अवस्था में वक्राकार पथ पर नहीं चलेगा, तो वो जिस दिशा में वो उस समय मूव कर रहा है, चल रहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ जाएगा। ठीक वैसे जैसा मैं अभी बता रहा था कि एक बॉल लिया आपने, उसको आपने धागे से बांध लिया और धागे के दूसरे सिरे को आपने हाथ में पकड़ा और उसको ऐसे ऐसे सिर के ऊपर से घुमाया, यूं। जब आप उसको सिर के ऊपर से घुमाएंगे और घुमाते घुमाते एकदम से छोड़ दो, जिस दिशा में आप उसको छोड़ते हो वो बॉल उसी दिशा में चली जाती है ना। सेम वैसे ही यहाँ पर जो चंद्रमा है, अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हट जाए तो चंद्रमा एक निश्चित दिशा में वहां पर गति में चला जाएगा, है ना। चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं हम कि उत्तर क्या क्या है इसके। देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया था, जिस दिशा में वह चल रहा था उसी दिशा में सीधी रेखा में चलेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। जिस दिशा में चल रहा था, है ना, घूम रहा था गोल गोल वक्राकार पथ पर जो बल उसे वक्राकार पथ पर बनाए हुए था वो हमने क्या कर दिया है, हमने शून्य कर दिया है, अर्थात हटा दिया है, तो वह उसी दिशा में चला जाएगा जिस दिशा में वो चल रहा था। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर है वो है एक सीधी रेखा में विपरीत दिशा में गति करेगा, ये तो गलत है, उल्टी दिशा में जाएगा ही नहीं, बल्कि उल्टी दिशा में तो जाएगा ही नहीं। अगला है किसी भी दिशा में चला जाएगा, यह भी गलत ऑप्शन है, तो दूसरा वाला भी गलत ऑप्शन है और सी वाला भी ऑप्शन गलत है और डी कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारे पास सही जवाब क्या हुआ कि जब किसी भी पिंड पर बल लगाते हैं और वो किसी दूसरी वस्तु की बल की वजह से घूम रहा है, वक्राकार पथ पे है, और उस पिंड का अगर हम बल शून्य कर दें तो वो उसी दिशा में चला जाएगा जिस दिशा में उस पर बल लग रहा था, है ना, तो वो सीधा चला जाएगा। ठीक है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा और अगली बार इस प्रश्न को गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अब। और अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास है, आपको दिखाई दे रहा है सभी को अगला प्रश्न, है ना, सभी के पास विजिबल हो गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हैं हम, दिखाई दे रहा है अगला प्रश्न क्या है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। ओहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहा है, हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है ना,
ये हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, इस पृथ्वी के ऊपर जो 3 बॉल दिखाई गई हैं, एक लाल रंग की बॉल जो उसके ऊपर रखी हुई है, और दूसरी 5000 किलोमीटर के ऊपर रखी गई है, और तीसरी बॉल 10,000 किलोमीटर के ऊपर रखी गई है। तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा किस पर? इसके गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर। हम यहाँ पे त्वरण की बात कर रहे हैं, अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अब हम गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं कर रहे हैं। इस प्रश्न में आपसे गुरुत्वीय त्वरण की बात पूछी गई है ना। तो आपको बताना है कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर हो रहा है ना, ये गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर अगर हम किसी वस्तु को ले जाते हैं तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होता है वो घटता है, बढ़ता है, या सेम रहता है? अर्थात एक हमारे पास यहाँ पर बॉल है वो पृथ्वी के तल पर रखी गई है, और जो दूसरी बॉल है वो 5000 किलोमीटर पे है ऊपर ऊंचाई पे, और तीसरी जो बॉल है वो हमारे पास 10,000 किलोमीटर पे है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जो बॉल है उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा? क्या आप बता सकते हो कि कौन सी जो बॉल है उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा? ये अर्थ के तल के ऊपर जो रखी गई है इस पे, या 5000 किलोमीटर की दूरी पे जो रखी गई है, या 10,000 किलोमीटर के ऊपर जो रखी गई है? देखिए यहाँ पर मैंने इस पे वैल्यू भी लिखी हुई है। जो पृथ्वी के तल पर रखी गई है उस पे गुरुत्वीय त्वरण लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और जो 5000 किलोमीटर और ऊपर ले जाएं हम उस बॉल को उठा करके यहाँ पर क्या ले गए हैं, अर्थ सरफेस से यहाँ से उठा करके 5000 किलोमीटर ऊपर ले गए हैं, तो उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। और यदि मैंने इसको तीसरी जो बॉल थी उसको मैंने 10,000 किलोमीटर ऊपर रखा है पृथ्वी तल से, तो उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जो है ना 1.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, ये फिक्स नहीं है, अर्थात एक जैसा नहीं है। अर्थ के सरफेस पे, पृथ्वी के तल पे ये 9.8 मीटर पर सेकेंड है, 5000 पे 3.0 हो गया है, अर्थात पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ी तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो गया, है ना। और जब हम 10,000 किलोमीटर पे गए हैं तो 10,000 किलोमीटर पे जाने के बाद ये और भी कम हो गया है ना, और भी कम हो गया है, और ये घट करके 1.49 मीटर पर सेकेंड रह गया है। तो हम बता सकते हैं कि क्या हुआ है, घटा है। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण सतह से अधिक होगा? गलत, नहीं होगा, अधिक, कम होगा। सतह के जैसा ही होगा अर्थात 9.8 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कम होगा, सतह से कम होगा। तो ये वाला ऑप्शन आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत, तीसरा ऑप्शन सही है। सदैव शून्य रहेगा? बिल्कुल गलत, शून्य तो रहेगा ही नहीं पृथ्वी तल से ऊंचाई पे। हाँ, अगर हम इस बॉल को अंतरिक्ष में पहुंचा दें तो यह बल शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर अंतरिक्ष में पहुंच गई, और दूसरी एक और स्थिति है, वो है पृथ्वी का केंद्र। तो पृथ्वी का केंद्र या पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से ऊपर चला जाए, बाहर अंतरिक्ष में चला जाए, तो इस बॉल के ऊपर जो लगने वाला जी है ना, जी, स्मॉल जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो शून्य हो जाएगा वहां पे। ठीक है, याद रहेगी ना ये बात। और वैसे जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप कितनी भी ऊंचाई पे निकाल सकते हो जी, अर्थात त्वरण कितना है, 5। मैंने तो 5000 का निकाल के बताया है, 10,000 का निकाल के बताया है। आप कितनी भी ऊंचाई पे निकाल सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है बस। वो पता है फॉर्मूला क्या है? जी, कैपिटल जी। अभी हमने पढ़ा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, है ना। और जी तो ये हो गया। और एम ई, एम कैपिटल है यहाँ पे, एम मतलब है मास, और ई का मतलब है अर्थ, पृथ्वी का मास, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है वो आपको रखना है। और बटे में आपको क्या रखना है? पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी है, यहाँ से कितनी दूरी है, तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी का स्क्वायर, तो वो हो जाता है हमारे पास कैपिटल आर, और ई, आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे और उसका हम कर देंगे स्क्वायर, अर्थात वर्ग।
ये फॉर्मूला लगाइए आप, और कितनी भी ऊंचाई से आप पृथ्वी कितना गुरुत्वीय त्वरण लगा रही है किसी वस्तु पर, यदि उसके तल से वो ऊंचाई पे है तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप निकाल के जरूर देखिएगा। पृथ्वी का मास, पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो, और पृथ्वी की त्रिज्या आपके बुक में दी गई है, किताब में दी हुई है, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 24 किलोग्राम जो है अर्थ का जो मास है, जो द्रव्यमान है वो होता है। अगर हम एग्जैक्ट द्रव्यमान की बात करते हैं तो 5.9, ये जो द्रव्यमान है ये वाला, ये होता है 5.9, 5.9 गुणा में 10 की ताकत 24, 10 की ताकत 24 किलोग्राम में है ये मास, याद रखना है ना, किलोग्राम में। तो इतना किलोग्राम जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें, जो आर है, ये वाला जो आर है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 6371 किलोमीटर में है ये किलोमीटर में है, याद रखना है ना, किलोमीटर। तो इनमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे, रखेंगे, तो किसी भी ऊंचाई पे आप पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वीय त्वरण लगाया जा रहा है वो आप निकाल सकते हो। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे आशा है कि आपको मिल गया होगा कि पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाएंगे तो जो बल है वो कम होता चला जाता है। सतह पे ज़्यादा, उससे ऊंचाई पे और कम, उससे ऊंचाई पे और कम होता है। चलिए, कम समय बचा है, अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पृथ्वी की अगला प्रश्न जो है, देखिए, पृथ्वी की आधी त्रिज्या, पृथ्वी की आधी त्रिज्या, ये देखिए पृथ्वी की आधी त्रिज्या, लेकिन समान द्रव्यमान वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या, ये पृथ्वी यहाँ पर, इसका जो केंद्र है वो यहाँ पर है। ठीक है, और हमने एक वस्तु को रखा हुआ है यहाँ पर, इसके केंद्र पर, इसके सतह पर, है ना। और इसकी जो त्रिज्या है, इसके सतह से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना, पृथ्वी की त्रिज्या जो अभी हमने देखी थी, है ना, 6000, अभी जो हमने बात की थी 6371 किलोमीटर, हमने देखा था 6371 किलोमीटर, ये इसकी त्रिज्या थी ना, 3671 किलोमीटर। तो ये जो 3671 किलोमीटर है, प्रश्न में ये बोल रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या को हम आधा कर दें, है ना, और जो पिंड है, जो वस्तु है, ये वस्तु है ना यहाँ पर, ये वाली जो वस्तु है, ये इसका द्रव्यमान हमने ले रखा है m1, है ना, m1, इसका द्रव्यमान m1 ही रखें और हम इस पिंड को उठा करके इसकी आधी त्रिज्या पे रख दें, यहाँ पे रख दें। अभी ये रखा हुआ है पृथ्वी के तल पे और अभी रख दिया मैंने इसको आधी दूरी पे, अर्थात ये जो यहाँ से इसके केंद्र की जो दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये कितनी हो गई है, ये हो गई है r का आधा, अर्थात जितनी भी त्रिज्या थी 6271 थी, उसको आधा कर देंगे, 6371 का आधा कर देंगे, तो वो हमारे पास त्रिज्या रह जाएगी। जबकि द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान तो m1 ही है इसका, है ना, द्रव्यमान जो है वो m1 ही है। तो अब हम इसमें ये बता सकते हैं कि द्रव्यमान यदि बराबर है और त्रिज्या आधी कर दी है, तो क्या इस पिंड के ऊपर, इस वस्तु के ऊपर जो पृथ्वी का त्वरण है वो समान लगेगा? बता सकते हो कि समान लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए जल्दी, समान लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे ख्याल से बताइए जल्दी, क्या है, लगेगा कि नहीं लगेगा, समान लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, अपने कमेंट में अपना जवाब लिख दीजिए जल्दी से। दूसरा था पृथ्वी पर त्वरण से दुगना होगा, पृथ्वी पर त्वरण से दुगना होगा। ये जितना यहाँ पे सरफेस पे लग रहा था उससे अगर केंद्र की तरफ गए और आधी दूरी में पहुंच गए उसकी त्रिज्या के, तो दुगना होगा, या पृथ्वी पर त्वरण से 4 गुना होगा, या पृथ्वी पर त्वरण से आधा होगा? क्या होगा आप बता सकते हो क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब जो होगा वो ये होगा, पृथ्वी पे जो त्वरण है ना उससे दुगना हो जाएगा। ठीक है, उससे दुगना हो जाएगा, याद रखिएगा, उससे दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी त्रिज्या को, दूरी को आधा कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे गुरुत्वीय जो त्वरण उसकी बात नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस प्लेनेट विद हाफ रेडियस ऑफ द
अर्थ बट द सेम मास इज। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी के तल पे जो रखा हुआ उसका दुगना है, और यहाँ पे चल के गुरुत्वीय त्वरण आधा हो जाएगा क्योंकि दूरी कम हो गई है, आधी हो गई है, तो गुरुत्वीय त्वरण भी जो है वो आधा हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जो लग रहा था उससे आधा हो जाएगा, पृथ्वी त्वरण से आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये डी वाला ऑप्शन सही है। जो बी वाला ऑप्शन है ये भी गलत है, ए वाला ऑप्शन भी गलत है, और सी वाला ऑप्शन भी जो है वो गलत है। 4 गुना नहीं होगा क्योंकि हमने त्रिज्या को आधा कर दिया है, त्रिज्या आधी हो गई है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कम होता चला जाता है, दूरी कम हो रही है तो गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, और केंद्र पे जाके तो शून्य ही हो जाता है, तो पृथ्वी पर त्वरण से आधा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे कहते हैं। पृथ्वी है हमारे पास, और जिस बल से यह केंद्र को, ये हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल को ये अपने केंद्र की ओर खींचती है, हमने सभी ने देखा है, बॉल को ही नहीं लगभग सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो उसे क्या कहते हैं जिस बल से वह खींच रही है? इसका सही जवाब है भार, उसे हम भार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? पढ़ा हमने, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थात जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती क्या? ये पूछा हुआ है कि वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है, और ये वस्तु के द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होती है, या वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या वस्तु के आकार पर निर्भर करती है? किसके ऊपर निर्भर करती है? इसका सही जवाब जो है ना वो बी वाला होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जी जो होगा, जी बराबर क्या होगा, हमने पढ़ा था कैपिटल जी होगा इनटू में एम होगा। तो एम क्या था? m1 वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु के द्रव्यमान के अगर हम सीधा देखेंगे तो जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 के। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या है? बी, वस्तु के द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है रुद्राक्ष अपने शिक्षक से पूछता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का सापेक्ष घनत्व क्या होगा? इसका सही जवाब है 1। इसका जो सही जवाब है वो 1 है, ना तो 4 होगा, ना 3 होगा, ना 2 होगा, और सही जवाब होगा 1, अर्थात डी ऑप्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, अपेक्षित घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है अपेक्षित घनत्व का? वो होता है जो पदार्थ है उसका घनत्व बटे में जो प्योर जल है, प्योर शुद्ध जल है, उसका 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व, है ना, उसका 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व और जल का घनत्व बराबर ही होता है, तो जितनी वैल्यू ऊपर होगी उतना ही नीचे आ जाएगी, और दोनों कैंसिल होगी तो 1 आ जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? हम निकाल रहे हैं सापेक्ष घनत्व, अर्थात रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पदार्थ का दिया हुआ घनत्व बटे में शुद्ध जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है वो उतना ही है जितना जल का घनत्व है। जल का घनत्व 1000, अर्थात 1 भी हम कह सकते हैं, 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, है ना, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 4 डिग्री पे भी कितना होता है? 4 डिग्री पे भी तो इतना ही होता है ना, 4 डिग्री पे भी तो इतना ही होता है। तो दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, तो लगभग हमारे पास वही जो मैं बता रहा था जवाब 1 वो आ जाता है। तो सीधा सा एक ये आपके सोच को डेवलप करने के लिए प्रश्न दिया गया था कि आप कितना सोच पाते हैं, है ना, आपको अगर सूत्र याद है तो आप उसको हल कर पाते हैं कि नहीं। तो इसमें कुछ निकालने जैसा नहीं था कि इस सवाल को हल करेंगे फिर जवाब आएगा, नहीं, बिल्कुल जीके का एक क्वेश्चन था ये। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न बहुत आसान है। मोनिका ने एक प्लास्टिक की गेंद को पानी में डुबोया। प्लास्टिक की गेंद को पानी में डुबोते हैं तो वो डूबती नहीं है, ऊपर आ जाती है, आपने भी देखा होगा, है ना। उस गेंद पर तरल के कारण, तरल मतलब जल में जो डुबोया है, तो जल के कारण लगने वाला उत्प्लावक बल
किस कारक पर या कारकों पर निर्भर करता है। आपको यहाँ पर बताना है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस बॉल को जल से बाहर की ओर धकेलती है। आपने खुद करके भी देखा होगा, नहीं तो करके भी देख सकते हो। एक प्लास्टिक की बॉल लेना, बाल्टी में पानी लेना, प्लास्टिक की बॉल को बाल्टी में पानी में डुबोना, नीचे वो ऊपर आ जाएगी। तो वो ऊपर जो आ रही है वो क्यों आ रही है, हमने पढ़ा है उत्प्लावक बल की वजह से आती है। तो उत्प्लावक बल किस कारक पर निर्भर करता है वो बताना है। द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है कि वो जो पानी में डुबोया है, कि वो हमने शहद में डुबोया है, कि हमने पेट्रोल में डुबोया है, कि अल्कोहल में डुबोया है, उसके ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है उसके ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। यदि गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे की ओर लगता है ना, पृथ्वी केंद्र की ओर, तो अगर प्लास्टिक बॉल पे गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लग जाए, उसको पृथ्वी ज़्यादा खींच ले, तो तली में जाकर रुकेगी फिर तो। पर उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लग रहा है तो ऊपर आ रही है, तो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। दूसरा, विस्थापित तरल का आयतन, जो उसमें जल भरा हुआ है उसके ऊपर उसका आयतन कितना है, वो ज़्यादा है कि कम है। अर्थात हमने जब उसको डुबोया है तो कितना पानी ऊपर चढ़ा है, उसके ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों जवाब सही है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी कारक हैं जो उत्प्लावक बल पर निर्भर, उत्प्लावक बल को निर्भर बनाएंगे। इन सभी के ऊपर उत्प्लावक बल निर्भर करेगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। कागज की नाव पानी की सतह पर क्यों तैरती है। कागज की नाव पानी की सतह पर क्यों तैरती है, आपने खूब तैराई होगी। क्यों तैरती है वो देखिए, जो कोई भी वस्तु है जब वो हम पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर की दिशा में एक बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको उत्प्लावक बल कहते हैं, है ना। जैसे अभी प्लास्टिक की बॉल पे लग रहा था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो क्यों तैर रही है, उसका कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि गुरुत्वीय बल ज़्यादा है, उत्प्लावक बल कम है। गुरुत्व बल मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा बल लग रहा है, ऊपर की तरफ कम बल लग रहा है। अगर नीचे की तरफ ज़्यादा बल लगेगा जब तो डूब ही जाएगी। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है ना, ये क्या है, पहला ऑप्शन गलत है ना। नहीं, नीचे की तरफ ज़्यादा बल नहीं है। दूसरा, गुरुत्वीय बल कम है, उत्प्लावक बल ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही। उत्प्लावक बल मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल, तो ऊपर की ओर ज्यादा बल लग रहा है इसीलिए तो वो तैर रही है, तो उत्प्लावक बल ज्यादा है। ठीक है, दोनों सही है, नहीं दोनों सही नहीं है, केवल बी सही है। कोई नहीं, ये भी नहीं है इसका जवाब। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि कोई भी वस्तु पानी की सतह पर इसलिए तैरती है क्योंकि उस पर उत्प्लावक बल गुरुत्वीय बल से ज्यादा लग रहा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। और अगला प्रश्न है, पूजा ने नए दूध वाले से दूध खरीदा। उसे लग रहा था कि उसमें दूध में पानी मिला हुआ है या कोई और चीज़ मिली हुई है और वह दूध की शुद्धता को जांच करना चाहती थी। वह इसके लिए क्या उपयोग करेगी। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर पता है क्या होता है। हाइड्रोमीटर होता है द्रव पदार्थों के घनत्व को निकालने का यंत्र, है ना। ऐसी डिवाइस जो लिक्विड की डेंसिटी बताती है, द्रवों के घनत्व को बताती है, वो हाइड्रोमीटर होता है। तो इसका तो यूज नहीं करेगी, उसे घनत्व नहीं निकालना, है ना। लेक्टोमीटर, ये बिल्कुल सही जवाब है कि पूजा को अगर दूध वाले से मिला दूध चेक करना है कि उसमें पानी की मिलावट है कि नहीं, तो वो लेक्टोमीटर का उपयोग करेगी, है ना। स्पीडोमीटर ये नहीं होगा। स्पीडोमीटर क्या होता है, ये हमारे वाहनों में लगा होता है स्पीड को बताने के लिए। आपने देखा होगा स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, उनमें स्पीडोमीटर होता है जो बताता है कि अब 80 गाड़ी चल रही है, अब 100 चल रही है, अब 150 चल रही है। वो स्पीडोमीटर नाम से ही पता चल रहा है, स्पीड ओ मीटर, है ना। वोल्टमीटर भी नाम से पता चल रहा है, वोल्टेज बताने वाला। तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है, केवल बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जो हमारे प्रश्न है आज के, जिन प्रश्न में आपको समस्या आई थी वो प्रश्न हमारे लगभग सारे कवर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है ना, तो आप अपने टीचर से बात करिएगा, टीचर से समझिएगा और हमें लिखिएगा, अवंती टीम को लिखिएगा, है ना। तो हम आपकी जो समस्या है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका ज़रूर सॉल्यूशन देंगे। हम आपके लिए फिर से क्लास लगाएंगे, ठीक है। और इसी आशा के साथ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। हाँ, मुझे इस बात के लिए खेद है कि शुरू में टेक्निकल प्रॉब्लम रही, है ना।
देखिए वो ना मेरे हाथ में होती हैं ना किसी और के हाथ में होती है, वो सब आती रहती हैं। पर आप लोग इतनी देर तक बने रहे, 1 घंटे तक, और शुरू में काफ़ी इंतज़ार किया 10-15 मिनट तक, तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके लिए आपके लिए क्लैपिंग बनती है ना। चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई समय से कीजिएगा, अपने माता पिता का कहना मानिएगा, अपना होमवर्क समय पर कीजिएगा। थैंक यू।